नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और वक्त है 16 आने सच का। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है हॉर्मुज। यहां फिर से जंग छिड़ गई है। सवाल यह है कि आखिर हॉर्मुज का असली बॉस कौन है? क्या वो अमेरिका है जिसने ईरान के कई ठिकानों पर कई दिनों तक हवाई हमला कर अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाई है, या फिर ईरान जो दशकों से इसे अपना हिस्सा मानता आया है और हर हमले का जवाब देने की क्षमता का दावा करता है? अब पूरी दुनिया की नजरें फारस की खाड़ी पर है, क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है और पूरी दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ सकती है। सवाल है कि हॉर्मुज का असली बॉस कौन है? चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर असली बॉस है कौन। अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे बमबारी। बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास में बम बरसे। तो ईरान ने मिसाइल हमले से दहलाया मिडिल ईस्ट। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को फिर बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक बहुत बढ़ गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इस ऑपरेशन को नसर 2 नाम दिया है और इसे 12-13 जुलाई को ईरान पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब बताया। इधर अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस अंडरग्राउंड ठिकाने जिसे पिकैक्स माउंटेन कहा जाता है, उसे तबाह करने की सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों के पास स्थित इस जगह को सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 600 मीटर की गहराई में स्थित पिकैक्स माउंटेन यानी कुह ए कोलांग को पूरी तरह नष्ट करना अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये मौजूदा बंकर बस्टर बमों की पहुंच से बाहर हो सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी फारस की खाड़ी में फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी। ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% फीस लगाने का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने सुरक्षा की गार्जियन एंजल कीमत बताया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और UAE से जुड़े 2 टैंकरों पर हमला किया, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की है और कहा है कि जब तक अमेरिका का सैन्य दखल खत्म नहीं होगा, ये रास्ता खुला नहीं रहेगा। इधर हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतों ने 4 हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेट फिर से लागू कर दिया है। इसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 प्रति बैरल से ऊपर निकल गई है, जबकि WTI क्रूड का भाव $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।
कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव से दुनिया पर असर देखा जा रहा है। हर कोई फिर से जंग शुरू होने से हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, इस समय पूरी दुनिया में असमंजस की स्थिति है। दरअसल ट्रंप के हॉर्मुज पर दिए बयान से जंग की आग लगातार भड़क रही है। ट्रंप ने कहा कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स अमेरिका लेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो वॉर है वो देखने को मिल रहा है। जरा आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स हम लेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। और अब देखिए, वहीं दूसरी तरफ अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, 20% तो बहुत ज्यादा है, इससे कम तो हम दे देंगे। यानी ये दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सुरक्षा हम दे देंगे, यहां से जो रास्ता होगा वो सुरक्षित रास्ता हम दे देंगे। 20% अमेरिका अगर टैक्स ले रहा है वो ज्यादा है, हम कम में काम कर देंगे। अब सवाल यह है कि वहां का बॉस कौन, जैसा हमने आपको रिपोर्ट के जरिए भी समझाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्मुज का असली बॉस है कौन? जबकि जो भी समुद्री रास्ते हैं उस पे इस तरीके का अधिकार किसी का नहीं होता है, लेकिन यहां पे जो नियम कायदे कानून है इससे किसी को वास्ता है नहीं, ये हम सभी जानते हैं। और इसी वजह से एक तरफ ट्रंप का यह कहना है कि हॉर्मुज में जितने भी जहाज वहां से क्रॉस करेंगे 20% आप टैक्स दीजिए, अमेरिका सुरक्षा देगा और जहाज वहां से क्रॉस हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि 20% बहुत ज्यादा है, इससे कम में हम आपका काम कर देंगे। अब चलिए आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां की पूरी स्थिति क्या है। अब देखिए, हॉर्मुज पर ईरान क्या कर सकता है, क्या स्थिति है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो नीली पट्टी आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब यहीं से समस्या है। इस तरफ बंदर अब्बास यानी इस तरफ ईरान है, और ठीक नीचे अगर आप आए तो यहां आपको यूएई, और ये जो आपको ऑरेंज हिस्सा दिख रहा है ये ओमान है, और यही ओमान का हिस्सा है, ये ओमान का हिस्सा है। अब यहां पे ब्लॉकेज जो लगाया गया है यूएस की तरफ से, वो ये ब्लॉकेड लगा दिया गया है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां से कोई जहाज ना इस दिशा में जा सकता है, ना ही इस दिशा में कोई जहाज जा सकता है। यह स्थिति है। अब ईरान ने क्या किया हुआ है, ईरान ने यहां पे ब्लॉकेड लगा रखा है, यह ब्लॉकेड है ईरान का, यह ईरान का ब्लॉकेड है। यानी कोई भी जहाज जो है इस तरफ ईरान नहीं जाने देगा। सारे जहाज जो हैं तेल इस दिशा से लेकर के आते हैं। अब समस्या क्या आ रही है कि ईरान यह कह रहा है कि हम यहां पे टैक्स लेंगे, ज्यादा हिस्सा ईरान के तरफ आता है, कुछ हिस्सा ओमान का है, क्या ओमान भी टैक्स लगाएगा? अब ये जो एरो आपको दिख रहा होगा, ये एरो इस दिशा से तेल लेकर जाता है, जहाज का जो रास्ता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये एरो जो है वो वापस लौटने का है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका ने यहां ब्लॉकेड लगा दिया है, कोई जहाज न इस दिशा में जा सकता है न इस तरफ आ सकता है। 20% टैक्स की बात ट्रंप कर रहे हैं। अगर ये ब्लॉकेड ट्रंप हटाते भी हैं तो फिर ईरान के ब्लॉकेड को वो कैसे तोड़ेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और ईरान अमेरिका के इस ब्लॉकेड को कैसे तोड़ेगा, यह भी सवाल है। और इसीलिए यहां पे स्थिति अब ऐसी बन गई है कि दोनों देश अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हॉर्मुज में क्या कोई विकल्प यहां से निकल सकता है, क्योंकि जब तक यह ब्लॉकेड रहेगा ईरान का और यहां यूएस का ब्लॉकेड रहेगा, जहाज निकलना तो मुश्किल होगा। अब अमेरिका जो यह कह रहा है कि हम सुरक्षा देंगे, 20% टैक्स दीजिए, तो जब ये जहाज यहां से चलेंगे तो यहीं तो ईरान रोक देगा, फिर अमेरिका क्या करेगा, यह सवाल है। और अमेरिकी फौज क्या हिस्सा, जो भी यहां पे अमेरिकी फौज है वो क्या इस दिशा में आ सकती है, वो भी संभव नहीं है। क्या यूएई का सहारा लिया जाएगा, अमेरिका यूएई का सहारा लेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भविष्य में इसके जवाब मिलेंगे। फिलहाल की स्थिति जो है वो हमने आपको मैप के जरिए समझाई। अब ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया तो एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जिसमें हिंदुस्तानी भी सवार थे। हमले में एक भारतीय की
मौत हो गई, जबकि दूसरे कई सदस्य घायल हुए। इस पर विदेश मंत्रालय ईरानी राजनयिक को तलब करता है और कड़ी फटकार लगाई है और इस तरह के हमले रोके जाने का सीधा फरमान सुनाया गया है। हमले में भारतीय ने जान गंवाई, भारत ने फटकार लगाई। मिडिल ईस्ट जंग में भारतीयों को नुकसान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ईरान कूटनीति अपनाए, हमले जल्द रोके जाएं। देखिए उन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर में नए भारत का दबदबा दिखाई दे रहा है, नए भारत की नई इबारत लिखी जा रही है। ये वो तस्वीर है जब भारत के समन किए जाने के बाद ईरानी राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे। ईरानी राजनयिक को तलब किया गया है। हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय नाविक की मौत और 6 अन्य के घायल हो जाने के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं दूसरी तस्वीर यूएई की तरफ से जारी एक संदेश की है, जिसमें ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत के बारे में बताया गया है। खाड़ी देशों में हजारों भारतीय नागरिक मर्चेंट जहाजों पर काम करते हैं और अक्सर वे बहुत ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में होते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के दौरान ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को विदेश मंत्रालय तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा, हमने एक कीमती भारतीय की जान गंवाई है और कई भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। इसी के साथ भारत ने मिडिल ईस्ट में शांति और अमन कायम करने को लेकर नसीहत दी। अमेरिका ईरान में तनाव तभी कम हो सकता है जब दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाएं। हमने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाकर एक बयान जारी किया। हमने उन्हें अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया और कहा, जो कुछ हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने एक कीमती भारतीय की जान गंवाई है और कई भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हमने इस मामले में ईरानी पक्ष के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा, इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। दरअसल खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त प्रहार किया। 5 घंटे तक 6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक, चाबहार, जास, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमला, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला। अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने भी पलटवार किया और अमेरिका को अपना बारूदी जवाब दिया। अमेरिकी हमलों के खिलाफ ऑपरेशन नस्र 2, अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला, हथियारों के कई गोदाम ध्वस्त, अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक। बता दें कि ईरान ने यूएई के जहाज टैंकरों पर अटैक किया। वे तेल टैंकर मोम्बासा और एलएनजी कैरियर अल बहिया थे। यूएई ने कहा कि दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय दोनों जहाजों पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। इनमें से 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक बताए जा रहे हैं। जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली में ईरानी दूतावास को तलब कर फटकार लगाई। अमेरिका ईरान तनाव और युद्ध के चलते पिछले कुछ महीनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए विभिन्न हमलों में अब तक कुल 11 से अधिक भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी में सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और ये आतंकी जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। राजौरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में
ड्रोन मिलने से हड़कंप मचा है। ड्रोन मिला है और सीसीटीवी फुटेज में 2 आतंकी दिखे हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय राजौरी से आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश सुदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। दिनेश, क्या जानकारी? 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए हैं सीसीटीवी फुटेज में, तलाश शुरू कर दी गई है, क्या अपडेट? जी, आपको बता दें कि राजौरी के थाना मंडी इलाके में जो है सीसीटीवी में 2 संदिग्ध आतंकी जो है वो देखे गए हैं, जिसके बाद ये जानकारी जो है सुरक्षा बलों को दी गई, जिसके बाद जो है थाना मंडी के आसपास के क्षेत्रों में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। बात की जाए तो सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की टीमें जो है लगातार तभी से ही पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने में तलाशी अभियान जो है वो चलाए हुए हैं। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो राजौरी के गंभीर, मुगला और डोरूमाल के जंगलों में लगभग 1 महीने से जो है लंबा सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा था। इस इलाके में जो है कुछ आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ भी हुई थी और आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है। पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया हुआ, पर अभी जो आतंकी है वो जो है पकड़ में नहीं आए हैं। जिसके बाद जो है रविवार देर रात जो है सीसीटीवी फुटेज में जो है 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसकी जानकारी बाद में सुरक्षा बलों को दी गई और आज जो है पूरे इलाके को जो है कार्डन ऑफ किया गया है और बड़े पैमाने पर इस इलाके में जो है फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी, और दिनेश, कुछ जानकारी ड्रोन मिलने की भी आ रही है? जी, आज सुबह जो है सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र के पास जो है लगभग 6 बजे के आसपास जो है खेतों में एक ड्रोन गिरा हुआ पाया गया। जो स्थानीय युवक थे वो सुबह जो है अपने खेतों में जब पहुंचते हैं तो उन्हें जो है ड्रोन जैसी एक वस्तु जो है वहां पर मिलती है, जिसकी जानकारी बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाती है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस ड्रोन को जो है अपने कब्जे में लिया जाता है। अगर देखा जाए तो बीएसएफ का कहना है, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है, बीएसएफ का कहना है कि बीते कुछ 1-2 दिन पहले जो है अरनिया क्षेत्र से सांबा की तरफ जो है ड्रोन की गतिविधि को जो है नोट किया गया था, जिसके बाद जो है जैमर प्रणाली को जो है एक्टिव किया गया, जिसके बाद आस लगाए जा रहे थे कि ये ड्रोन जो है इसी सीमावर्ती क्षेत्र के चलिए, आसपास नजर आप बना के गिरा हुआ रखिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। जम्मू की विशेष अदालत ने हाफिज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगर तय समय तक वह अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो नए कानूनों के तहत उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। आखिर क्या है ये पूरी कानूनी प्रक्रिया और क्यों माना जा रहा है कि इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये बड़ी रणनीति है? देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने सिर्फ जांच ही नहीं, कानूनी मोर्चों पर भी बड़ा कदम उठा दिया है। जम्मू की विशेष अदालत ने लश्कर तैयबा के सरगना और 26 से 11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। हाफिज सईद पर कसा शिकंजा, हाफिज सईद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। जम्मू की विशेष अदालत का आदेश, एनआईए की याचिका पर कार्रवाई, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 6 जुलाई को दाखिल अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। एजेंसी का कहना है कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई और हाफिज सईद की इसमें अहम भूमिका थी। एनआईए का दावा, हाफिज सईद को मुख्य साजिशकर्ता बताया। पाकिस्तान में साजिश रचने का आरोप, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। एनआईए ने अदालत को बताया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में एजेंसी ने अदालत से गैर जमानती वारंट जारी करने और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जम्मू की एक अदालत ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है। ये कार्रवाई भारत के नए आपराधिक
कानून के तहत उसकी मौजूदगी के बिना ही उसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो मानी जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपने आरोप पत्र में हाफिज सईद को जो है हमले का कथित मास्टरमाइंड बताया है। इसके साथ ही एजेंसियों ने उसे घोषित अपराधी घोषित करने की कानून प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगर अदालत हाफिज सईद को अपराधी घोषित कर देती है और वह तय समय के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो नए आपराधिक कानूनों के तहत उसके खिलाफ ट्रायल इन एब्स्टेंशिया यानी कि गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकेगा। ट्रायल इन एब्स्टेंशिया क्या है? केवल भगोड़ों अपराधियों पर लागू होता है। अदालत ने घोषित अपराधी मान लिया हो, सजा से बचने के लिए विदेश या किसी जगह पर छिपे हो, 2 बार वारंट जारी किया जाता है। अखबार में नोटिस, अपराधी के घर के बाहर नोटिस, 90 दिनों की अवधि बीतने पर ट्रायल शुरू किया जाता है। आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा, सबूत के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। आपको बता दें कि पहले भारतीय कानून में किसी आरोपी की मौजूदगी के बिना मुकदमे की सुनवाई संभव नहीं थी, लेकिन नए आपराधिक कानूनों में गंभीर अपराधों और फरार आरोपियों के मामले में अदालत को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। एनआईए का कहना है कि हाफिज सईद भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का कथित साजिश करता रहा है। ऐसे में ये कानूनी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आरोपी की अनुपस्थिति में ही उस पर लगे आरोपों पर सुनवाई की जाए। एनआईए का पक्ष, कई आतंकी मामलों में आरोपी, प्रत्यर्पण की संभावना बेहद कम, कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की अपील, आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश। पहलगाम हमले की जांच अब सिर्फ चार्जशीट तक सीमित नहीं रही है। आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही भारत ने आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि सीमा पार छिप जाने या कानून से बचने की कोशिश करने से अपराध खत्म नहीं हो जाता है और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों के बीच 40 मिनट बातचीत चली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली दौरे पर। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली है। यूपी चुनाव से पहले यह बेहद अहम मुलाकात है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट हुई है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। अमूल्य समय देने के लिए आभार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह पोस्ट के जरिए बातें लिखी है। यह तस्वीरें भी एक्स पर उन्होंने साझा की है। आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार, ये एक्स पर तस्वीरें साझा की हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और करीब 40 मिनट तक इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। और जो जानकारी है, देखिए, ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब यूपी की अगर बात करें तो चुनावी सरगर्मी उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी है। ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। और यूपी चुनाव से पहले यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं केतन मर्डर केस की। पुणे मर्डर केस में केतन की मां ने न्याय के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपनी मार्मिक अपील में केतन की मां ने पीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि केतन को सिर्फ एक और केस फाइल ना बनने दें, उन्हें जल्द इंसाफ मिले। ये चिट्ठी जो है
वो लिखी गई है। दरअसल केतन की मां का यह कहना है कि ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसी बहुत सारी फाइलें जो हैं वो दबकर रह जाती हैं, लेकिन केतन की मां ऐसा नहीं चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि यह सिर्फ एक फाइल बनकर के न रह जाए। बता दें कि केतन मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन येरवदा जेल में फिलहाल बंद है। दोनों पर लोहागढ़ किले में केतन को खाई में धक्का देने का आरोप है और इसी की वजह से केतन की मौत हुई थी। यह सिया की तस्वीर है, सिया जिससे शादी होनी थी केतन की, और कहा यह जाता है कि सिया ने सोनम रघुवंशी से सब कुछ सीखा था। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो केस था, उस केस को सिया ने बहुत क्लोजली रीड किया था कि आखिर क्या क्या चीजें उस केस में हुई थी, और इसी वजह से अब केतन की मां ये चाहती हैं कि कम से कम ये एक फाइल बनकर के ना रह जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केतन की मां ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। बेटे के लिए पीएम से की इंसाफ की मांग। न्याय के बिना हर दिन दर्द गहरा। केतन को सिर्फ एक और केस फाइल न बनने दें। मंगेतर सिया पर है केतन की हत्या का आरोप। पुणे मर्डर केस में केतन की मां राखी अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अपने भावुक पत्र में केतन की मां ने पीएम से न्याय की मांग की और दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील करते हुए कहा कि केतन को सिर्फ एक और केस फाइल ना बनने दें। वो किसी का बेटा था, किसी का पोता था, किसी का भाई था, लेकिन मेरे लिए वो पूरी दुनिया था। उन्होंने लिखा, हर रात मैं उसकी फोटो देखती हूँ और कहती हूँ, बेटा माँ अभी भी तेरे लिए लड़ रही है। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि एक दिन मैं उससे कह सकूँ, बेटा तुझे इंसाफ मिल गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दुखी माँ की आवाज सुनेंगी। हर परिवार की तरह केतन की मां ने भी अपने बेटे को बड़ा होते देखने, शादी करने और खूबसूरत जिंदगी जीने का ख्वाब पिरोया था, लेकिन केतन का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। केतन की मां ने अपील की, मोदी जी मैं सिर्फ एक मां हूँ, मैं सहानुभूति या कोई खास एहसान नहीं मांग रही, मैं सिर्फ न्याय मांग रही हूँ। इंसाफ के बिना हर दिन हमारा दर्द और गहरा होता जा रहा है। केतन वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जान लेने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। बता दें कि सिया गोयल ने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार डाला था और घड़ियाली आंसू बहाते हुए सिया ने परिजनों को कहा कि केतन फिसलकर खाई में गिर गया। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में कई बातें ऐसी आईं जिसके आधार पर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को हत्या का आरोपी बनाया गया। केतन अच्छा ट्रैकर था, फिसलकर गिरने की संभावना नहीं थी। सिया ने पुलिस के सामने कई बार अपने बयान बदले। किले के सीसीटीवी फुटेज में गर्मी में हुडी पहने एक संदिग्ध दिखा। हत्या वाले दिन सिया के बॉयफ्रेंड चेतन का इंटरनेट पूरे दिन बंद। सिया की चेतन के नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स। हत्याकांड से एक दिन पहले सिया चेतन रेस्टोरेंट में मिली। पुलिस जांच में कई बातें ऐसी निकल कर आईं जो चौंकाने वाली थी। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल ने वारदात से पहले इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटाई थी। पुलिस के मुताबिक सिया ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि अब पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट होती है। ये पूरी जानकारी सिया के दोनों मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से मिली। वहीं पुलिस कस्टडी के दौरान दोनों आरोपी सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन एक दूसरे को हत्या का मास्टरमाइंड बताने में जुट गए। फिलहाल दोनों इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में येरवदा जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बड़ी खबर छतरपुर से बता दें, यहां बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में शालिग्राम गर्ग पर गोली चलाने का आरोप है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शालिग्राम गर्ग पर फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी, यह आरोप है बाबा बागेश्वर के भाई। और आपको बता दें कि इस मामले में जो जानकारी मिल रही है, फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी। 4 से 5 लोगों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, 4 से 5 लोगों के साथ शालिग्राम आया था। घटना के बाद मौके से फरार हो गया। शालिग्राम सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो फायरिंग में एक युवक को गोली लगी और इसी को लेकर के जो मामला है वो दर्ज किया गया है बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ। ये देखिए तस्वीरें भी हैं।
ये तस्वीरें जो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रही हैं। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी, ये बड़ी जानकारी। शालिग्राम गर्ग पर गोली मारने का आरोप है। घटना के बाद मौके से शालिग्राम जो है वो फरार हो गया। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 से 5 लोगों के साथ शालिग्राम गर्ग पहुंचा था। ये तस्वीरें भी अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जमीन विवाद में शालिग्राम गर्ग पर गोली चलाने का आरोप है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी। ऐसी जमीन छीन रहे लोगों की, तो एक साथ चलेगा। हम गवाही दिए एक लोगों। किसने मारी है गोली? धीरज महाज के भाई ने। कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर किए। कितने लगे हैं आपके? आपके कितने लगे हैं? हमको एक गोली सिर में इतना लग गई। पुलिस तो कह रही है 2-3 लोगों ने डंडों का मारा, मुड़ में भी मारा। उन्हीं का डंडा है। किसने मारा है? धीरज महाज के भाई शालिग्राम गर्ग। किस बात को लेकर के? थोड़ी इस जन की जमीन छीन रहा है गांव की, सब लोगों की, गरीब आदमियों की। कौन से गांव के आप रहने वाले? राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा ग्राम से ये सूचना पुलिस को आई थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और फिर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की गई है। सूचना पर पुलिस के थाना प्रभारी वहां पहुंचे और एक व्यक्ति जो घायल था उसको जिला चिकित्सालय में लाकर उसका एक्सरे करवाया जा रहा है। साथ ही एसडीओपी जो है वो घटनास्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो भी बिंदु लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सबकी तस्दीक की जा रही है। मारापीटी की गई है और उसमें कौन से हथियारों का उपयोग किया गया इसके संबंध में तस्दीक जारी है। महाराष्ट्र में मॉनसून का कहर जारी है। मुंबई समेत राज्य के कई शहरों में भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए समुद्र में 14 फीट तक की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने हाई टाइड के खतरे के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी की रफ्तार तय करती है। लेकिन इस बार मानसून ने शहर को मुश्किलों में डाल दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में डूब गई हैं। कई इलाकों में जल भराव है। वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर है। सांताकुंज में 204.6 मिलीमीटर, जुहू एयरपोर्ट पर 205 मिलीमीटर दर्ज किया गया। विक्रोली में 192.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राम मंदिर में 178 मिलीमीटर, बांद्रा में 183.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से समुद्र भी उफान पर है। मौसम विभाग ने समुद्र में 14 फीट तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जाहिर की है। हाई टाइड को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट बख्शा गया है। साफ तौर पर बीच को बंद कर दिया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जहां बरसात से प्रभावित होती है, वहीं समुद्री किनारों पर हादसा न हो उसे लेकर के भी प्रशासन सतर्क मूड में रहती है। मैं इस समय अक्सा बीच में हूं। आप देख सकते होंगे कि रेड कलर का झंडा लगाया गया है। ये झंडे की निशानी है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, खतरा है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से हाई टाइड का अंदेशा जताया है, उसे लेकर ये पूरा अलर्ट जो है कि रखा गया है। अगर समुद्र में आप देख सकते होंगे तो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 4.5 फुट तक ऊंची लहरें समुद्र के किनारे उठती हुई दिखेगी। ऐसे में समुद्र किनारे रहने वाले लोगों, मछुआरों से सतर्क रहने की अपील की गई।
मुंबई में बारिश का कहर, मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट। 14 फीट तक हाई टाइड की चेतावनी, समुद्र किनारे जाने से बचने की अपील। बारिश के आंकड़े भी हालात की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में मुंबई शहर में औसतन 61.13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। नासिक में भारी बारिश के चलते बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। ठाणे में सड़कें पानी से भर गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नासिक में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, ठाणे में सड़क जलमग्न, ट्रैफिक जाम। नवी मुंबई में कई निचले इलाकों में जल भराव। 1 जून से अब तक 1372 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में आज से 18 जुलाई तक हाई टाइड की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। बारिश और हाई टाइड दोनों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है, वो भी चलिए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई आईएमडी हेड ऑफिसर बिक्रम सिंह सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम ने एक अलग करवट लिया है, भारी धूप देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो फर्स्ट वीक में जुलाई में अच्छी बारिश मिली थी, फिर बोला भी था हमने कि 7-8 तारीख के बाद वो क्लियर होगा, तो उसी तरह का दिखा है, मौसम साफ हो गया। पर हाँ, ये कि जैसे जनरली आप देखते हैं कि मानसून में कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, जो सीवियर एक्टिविटी है या जो एनहांस्ड एक्टिविटी है, वो कुछ सिस्टम नज़दीक में तो ज़्यादा मिलती है, और सिस्टम निकल जाता तो उसके बाद ही छोटी मोटी एक्टिविटी वो चलती रहती है। लेकिन थोड़ा अभी ये देखने को दिख रहा है कि बिल्कुल है जो एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो रखी है। तो उसमें मैं कहूँगा कि जो अभी मानसून सिस्टम था, जो मानसून ट्रप है, वो एकदम फुटहिल पे चली गई थी, तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी एक्टिविटी या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिल रही है, तो बाकी जगह देखेंगे तो एक्टिविटी काफ़ी कम है। सर, जिस तरीके से जो धूप है वो भीषण धूप, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मई और अप्रैल का समय आ गया। इसके पीछे का अगर कारण जानना चाहें तो किस कारण की वजह से, मतलब ऐसा देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा जब क्लाउडिंग नहीं है, सीधे सनशाइन हो रहा है, तो इस समय फिर वो टेम्परेचर उस तरह के हो जाते हैं, और आपको जो फील है वो ऐसा होगा कि भाई यहाँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है यहाँ पर, तो उसकी वजह से फील्ड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपको उस तरह का वो बिल्कुल लगेगा जब भी सनशाइन है, क्लियर सनशाइन है, और साथ में जो ह्यूमिडिटी लेवल वो काफ़ी हाई है, तो उसकी वजह से ऐसा फिर आपको दिखता है, लगता है। अल नीनो का भी सर इस बार मतलब इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि अल नीनो के कारण जो मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, क्या ये वाकई इसमें सच है? बिल्कुल, एल नीनो के इम्पैक्ट बोला गया, और उसमें ये बोला गया कि जो ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी वो हमारी वो कम रहने वाली, सामान्य से नीचे रहने वाली मानसून की एक्टिविटी, तो वो दिख भी रहा है। आपने देखा कि जैसे जून में ही था, तो शुरू में भी जो शुरुआत थी वो काफ़ी लेट रही, मानसून की अराइवल लेट हुआ, और उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जो जून था उससे एक्टिविटी थोड़ी शुरू हुई थी, और फिर फर्स्ट वीक में अच्छी एक्टिविटी मिली, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी 5-7 दिन ऐसे हो गए हैं कि जिसमें कि कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांडके के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब ये गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही है। 14 जुलाई को उनके अनशन का 17वां दिन रहा। उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर अब देश के कई जानी मानी हस्तियों ने चिंता जताई है और केंद्र सरकार से बातचीत कर उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की अपील की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की कोई राह निकलेगी या यह आंदोलन और लंबा खींचेगा? एक रिपोर्ट देखिए। कई लोग मुझे 21वीं सदी का गांधी या आधुनिक गांधी कहते हैं, कुछ लोग मुझे नायक कहते हैं। ऐसी टिप्पणियां मुझे असहज करती हैं। मैं ना तो गांधी हूं और ना ही कोई नायक।
मैं सिर्फ एक सामान्य नागरिक हूं जिसने अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है। ये शब्द हैं सोनम वांगचुक के। ये शब्द उन्होंने अपनी भूख हड़ताल के 13वें दिन देश के सामने रखे थे। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 20 जून से नीट पेपर लीक मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए थे। इसी में वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी भूख हड़ताल का 14 जुलाई को 17वां दिन रहा। दिनों दिन बिगड़ती उनकी हालत को लेकर अब बड़ी बड़ी हस्तियों को भी उनकी चिंता सताने लगी है और कई नामी चेहरों ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। साथ ही सरकार से उनसे बात करने और उनकी मांगों पर विचार करने की भी अपील की है। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स आपको जरूर याद होगी और शायद आपने देखी भी जरूर हो। 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम का किरदार निभा चुके ओमी वैद्य ने उनको लेकर एक वीडियो जारी कर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ओमी वैद्य ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि यह इंसान मर जाए। मेरे लिए वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहें और जिंदा रहें। मैं उनसे मिल चुका हूं। वो बहुत ही दिलचस्प और सादगी पसंद इंसान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बेहतरीन काम किए हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि उनके बारे में जानिए और देखिए कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। दरअसल 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू असल जिंदगी के लद्दाख के इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षक और समाज सुधारक सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। ओमी के अलावा जीनत अमान ने सोनम वांगचुक के समर्थन में अपील की है। एक्ट्रेस जीनत अमान ने एक पोस्ट में कहा कि सभी हिसाब से वांगचुक एक टैलेंटेड और डेडिकेटेड इंसान है। उन्हें समाज पर उनके असर के लिए दुनिया भर में कई जाने माने अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वांगचुक की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं भारत सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने की अपील करती हूँ। बॉलीवुड हस्तियों के अलावा कई राजनेताओं ने भी वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। सपा चीफ अखिलेश, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने अनशन खत्म करने की अपील की। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं। पूरी तरह से पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है। उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। वहीं एसपी चीफ ने एक्स पर पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। सोनम सर के नाम से लोकप्रिय सोनम वांगचुक लद्दाख की सबसे सम्मानित सार्वजनिक शख्सियतों में गिने जाते हैं। उनका काम भारत ही नहीं दुनिया भर में सराहा जाता रहा है। 1 सितंबर 1966 के जम्मू कश्मीर में लेह में उनका जन्म हुआ था। 1987 में NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। लद्दाख को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में काफ़ी उन्होंने मदद भी की है। आइस स्तूप विकसित करने के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। 2009 की बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के प्रमुख किरदार की प्रेरणा रहे। 2008 में रियर हीरोज अवार्ड, 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज मिला। साल 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। जंतर मंतर पर मौजूद कई लोग सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर बहुत ही चिंतित है। दरअसल प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पूरी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देश के नागरिकों से इस मुद्दे पर एकजुट होने और आगामी 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने की भी अपील की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी तक प्रदर्शनकारियों से कोई मिलने या बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर परचेज एडजस्टमेंट
कॉस्ट यानी पीपीएसी की समीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां इसकी समीक्षा हर 3 महीने में होती थी, अब यह हर महीने होगी। हालांकि फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि इस महीने पीपीएसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बिजली के दामों को लेकर नई व्यवस्था लागू हो गई है। डीईआरसी ने फैसला लिया है कि अब बिजली कंपनियों की पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी पीपीएसी की समीक्षा हर महीने की जाएगी। दरअसल बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बिजली खरीदती है। कोयले की कीमत, ईंधन खर्च की लागत बढ़ने पर बिजली खरीद महंगी हो जाती है। इसी अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं से पीपीएसी के रूप में अतिरिक्त बिल लिया जाता है। अब तक ये समीक्षा हर 3 महीने के बाद होती थी, लेकिन डीईआरसी का कहना है कि बिजली खरीद की लागत लगातार बदलती रहती है। ऐसे में मासिक समीक्षा से वास्तविक खर्च के हिसाब से ही पीपीएसी तय किया जा सकेगा। दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा बदलाव, अब हर महीने होगी पीपीएसी की समीक्षा। बिजली खरीद की बढ़ी लागत की होगी भरपाई। नई व्यवस्था में अगर बिजली खरीद महंगी होगी तो पीपीएसी बढ़ सकता है, और लेकिन अगर लागत से ज्यादा बदलाव नहीं होगा तो उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इस मामले को लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि व्यवस्था में बदलाव बड़ा जरूर है, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि डीईआरसी ने इस महीने पीपीएसी में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है। जून में लागू दरें ही इस महीने भी जारी रहेंगी। डीईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की अनुमति दी। आयोग के मुताबिक मई 2026 के दौरान बिजली खरीद की लागत में बढ़ोतरी हुई थी। इसी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए कंपनियों ने सरचार्ज की अनुमति मांगी थी। इस फैसले का असर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो सकता है। बीआरपीएल और बीवाईपीएल के उपभोक्ताओं पर इसका असर ज्यादा पड़ने की संभावना है, जबकि टीपीडीडीएल क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सरचार्ज कम रह सकता है। किस पर कितना असर? बीआरपीएल या बीवाईपीएल उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर, टीपीडीडीएल इलाके में सरचार्ज का असर कम पड़ेगा। डीईआरसी ने साफ किया है कि वो व्यवस्था अगले आदेश तक महीने दर महीने लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि बिजली बिल में बदलाव अब हर महीने बिजली खरीद लागत के आधार पर तय हो सकता है। अगर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है या बिजली खरीद महंगी होती है तो इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है। दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा बदलाव, फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत। इस महीने पीपीएसी में कोई बढ़ोतरी नहीं, जून की दरें ही जारी रहेंगी। फिलहाल दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत कितने समय तक कायम रहेगी, ये बिजली खरीद की लागत तय करेगी। डीईआरसी हर महीने इसकी समीक्षा करेगा और अगर लागत बढ़ी तो आने वाले वक्त में इसका असर बिजली बिलों पर दिख सकता है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी SSSC ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR व्यवस्था शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी अब हर भर्ती के लिए व्यक्तिगत, शैक्षिक और अन्य जानकारी बार बार नहीं भरनी होगी। भविष्य की पेट मुख्य परीक्षाओं के लिए OTR नंबर जरूरी है। नए अभ्यर्थी या पेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले OTR करा सकेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल का OTP सत्यापन होगा, यह अनिवार्य होगा। एक बार OTR पोर्टल पर सही विवरण भर देने के बाद भविष्य की सभी भर्तियों में वो जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इससे आवेदन प्रक्रिया आसान होगी, तेज और त्रुटि रहित हो जाएगी। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते OTR पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। यानी अब तैयारी पर ज्यादा फोकस, फॉर्म भरने की टेंशन कम होगी। एक बार OTR भर दिया, यानी एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद प्रदेश की जितनी भी भर्तियां भविष्य में आएंगी उसमें आपको ये जो चीजें भरनी होती हैं, जिसमें आपके एड्रेस होते हैं, जिसमें आपके एजुकेशनल चीजों के बारे में जानकारी होती है, वो आपको भरने की जरूरत दोबारा नहीं होगी।
तो इसी के साथ 16 आने सच में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।